नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के जरिए मोदी सरकार को डिसमेंटल करने की चल रही ग्लोबल साजिश की। हिंदुओं की एकजुटता से भारत को मिल रही प्रसिद्धि और भारत में मोदी सरकार को मिल रही मजबूती आज विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी से निकलने के बाद भी हिंदुस्तान में हिंदुओं को वह सम्मान और स्थान नहीं मिल पा रहा था जो वह डिजर्व करते थे। लेकिन 2014 के बाद से हिंदुस्तान में हिंदुओं की आवाज को लोग सुनने लगे। राम मंदिर और धारा 370 के खात्मे के बाद हिंदुस्तान के हिंदुओं को लगने लगा कि वो दिन अब दूर नहीं जब हिंदू राष्ट्र का सपना भी पूरा हो जाए। सरकार पर हिंदुओं का विश्वास बढ़ा है, जिसका फायदा सत्तारूढ़ दल को चुनावी जीत के रूप में मिल भी रहा है। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंदू एकजुट है, सनातनी एकजुट है। इसी एकजुटता पर नजर है विपक्ष की। सरकार की इस ताकत को कमजोर करने और हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने के लिए विपक्ष ग्लोबली एकजुट हो रहे हैं। मतलब ये कि 2024 की लड़ाई में मोदी को डिसमेंटल करने के लिए विपक्ष ग्लोबली असेंबल्ड हो रहे हैं। इस अनैतिक असेंबलिंग की साजिश का खुलासा द संडे गार्जियन ने अपनी रिपोर्ट में किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत विरोधी शक्तियां मोदी सरकार को 2024 की लड़ाई में मोदी को परास्त करने के लिए बैठकें कर रही हैं। दिल्ली और लंदन में नॉन नेटो देशों के दूतावासों में मोदी सरकार के खिलाफ बैठकें आयोजित हो रही हैं, जिसमें राजदूत, वकीलों, आईटी प्रोफेशनलों के साथ साथ डॉक्टर्स और अर्थशास्त्री भी शामिल हो रहे हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या 2024 के आम चुनाव में मोदी को हराने के लिए ग्लोबल साजिश चल रही है। क्या हिंदुत्व की एकजुटता विपक्ष को राजनीतिक रूप से भारी पड़ रहा है। क्या हिंदुओं को जातियों और वर्गों में विभाजित करना विपक्ष के डिसमेंटलिंग हिंदुत्व का हिस्सा है। क्या रामचरितमानस पर हमला, जातीय जनगणना जैसे विपक्ष के फैसले डिसमेंटल हिंदुत्व की साजिश का हिस्सा है। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक बार देखते हैं एक रिपोर्ट जो कि हमने द संडे गार्जियन की उस रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। पहले देखते हैं रिपोर्ट। वैश्विक रूप से एकजुट हुए हिंदुओं की ताकत के कारण भारत में सत्ता के हाशिए पर सिमटता विपक्ष अब हिंदुओं की एकजुटता को तोड़ने के लिए पूरी ताकत से अपने आप को असेंबल कर रहे हैं। और यह असेंबलिंग हिंदुओं की एकजुटता को भारत के भीतर और बाहर कैसे तोड़ा जाए, उसे कमजोर किया जाए, उसकी रणनीति तैयार करने के लिए हो रही है। यह रणनीति केवल हिंदुओं को डिसमेंटल करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुओं को डिसमेंटल कर मोदी सरकार को 2024 की लड़ाई में हराने और सत्ता हासिल करने के लिए। यह खुलासा प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक द संडे गार्जियन ने किया है। सितंबर 2021 में अमेरिका के करीब दर्जन भर यूनिवर्सिटीज में डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस के आयोजन के पीछे भी यही उद्देश्य था। द संडे गार्जियन ने अपनी डिटेल रिपोर्ट में इस साजिश का खुलासा किया है। इस साजिश में दक्षिण अमेरिकी और अफ्रीकी देशों के राजदूतों के साथ साथ देश के प्रसिद्ध अधिवक्ताओं, आईटी प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स और सरकार विरोधी अर्थशास्त्रियों ने भी हिस्सा लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली और लंदन दोनों जगहों पर इस तरीके की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20 लोगों ने हिस्सा लिया था। द संडे गार्जियन ने यह रिपोर्ट मीटिंग में शामिल लोगों से बात करने के आधार पर तैयार की है। मीटिंग में भारत की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विचार का एजेंडा प्रमुखता से डिस्कस किया गया। मीटिंग के ठिकानों के बारे में बताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि यह साउथ वेस्ट दिल्ली स्थित दूतावासों के साथ साथ बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित दूतावासों में आयोजित किया गया है। नॉन नेटो और गैर यूरोपियन देशों के दूतावास इन इलाकों में स्थित हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किन किन देशों के राजदूत इस भारत विरोधी मीटिंग में शामिल हुए थे और आगे भी शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत विरोधी इन मीटिंग में खास तौर पर शामिल होने के लिए टेक्सास और अमेरिका के दूसरे शहरों से भी लोग दिल्ली पहुंचे थे। मीटिंग में मोदी सरकार के खिलाफ 2024 में माहौल कैसे तैयार किया जाए, इस पर गहनता से विचार किया गया, जिसमें इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई कि कैसे मार्केटिंग पर्सन्स, पीआर एजेंसी और सोशल मीडिया एक्सपर्ट को हायर किया जाएगा, किन किन को हायर किया जाएगा, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मोदी सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाने की रणनीति पर विचार करने के दौरान इसे चुनाव के 180 दिन पहले से गहनता से शुरू करने पर सहमति भी बनी है। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व से मोदी सरकार को डिसमेंटल करने की जिस
साजिश का खुलासा द संडे गार्जियन ने किया है, वह हताश विपक्ष के एकजुट होने का संकेत भी देता है। 2024 में विपक्ष मोदी को हराने के लिए पूरी ताकत से एकजुट होगा। विपक्ष 2024 की लड़ाई को करो या मरो की तरह ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो 2024 की लड़ाई को विपक्ष करो या मरो की तरह ले रहा है। करेंगे चर्चा की डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के जरिए मोदी सरकार को किस तरीके से डिसमेंटल करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए किस तरह से विपक्ष अपने आप को संबल कर रहा है, देश के भीतर भी देश के बाहर भी। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा दूं। बीएस निगम हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व राजनयिक हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आरएसएस विचारक मूलचंद जी और संजय कछवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सभी मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं बीएस निगम जी से करना चाहूंगा। निगम साहब, क्या आवाज मिल रही है आपको? क्या बीएस निगम जी को आवाज मिल रही है मेरी? और मूलचंद जी, क्या आपको भी आवाज मिल रही है? जी जी, थैंक यू। निगम जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि जिस तरीके से भारत में स्थित जो दूतावास हैं, दूतावास के राजनयिक और दूसरे जो राजदूत हैं, उन पर भी ये जो रिपोर्ट गार्जियन में, द गार्जियन में, संडे गार्जियन में जो खुलासा किया गया, उसमें यह बताया गया है कि जो दूतावास के ऑफिसों में इस तरीके की राजनीतिक मीटिंग हो रही है, विपक्ष के लोग वहां पे जमा हो रहे हैं। क्या आपको लगता है इससे अगर देश का, चूंकि ये कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड या ऐसा कोई मामला नहीं है जिससे पता ना चले कि किन दूतावासों में ये मीटिंग की गई है, क्या आपको लगता है कि इससे जिन दूतावासों में मीटिंग की हुई है सरकार के खिलाफ, अगर ये पता चलता है तो उस देश के साथ हमारा रिश्ता या भारत का रिश्ता जो है वो बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है? सरकार को जब यह पता चले तो सरकार को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं सर, मुझे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा है कि हमारे देश की इतनी इम्पोर्टेंट इस तरह की मीटिंग हो रही हैं और हमारी अपनी ही जो एजेंसियां हैं वो इसको नहीं ट्रेस कर पाई और हमें गार्जियन से मालूम पड़ा है। पहली बात तो मैं इसको ही बड़ा फेलियर समझता हूँ कि इतनी महत्वपूर्ण और ऐसी देश विरोधी गतिविधियां अगर देश के अंदर, वो भी राजधानी में हो रही हैं, तो इसका तो हमारी एजेंसियों को पता होना चाहिए था। खैर, इसके अलावा जो आपका मूल प्रश्न है वो अपने आप में बिल्कुल सही है कि ऐसी साजिशें तो पहले से भी होती रहती हैं और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है। और अगर कोई एक कारण बनता है तो वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी की एक जो पूरी यूनिवर्सल में एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि लगता है कि वो एकमात्र दुनिया के ऐसे नेता हैं जिसके पास हर एक समस्या का समाधान है। आज पूरा देश उनकी तरफ देखता है, इससे भयभीत है दुनिया और इससे वो कैपिटलिस्ट भी भयभीत हैं जो भारत को अस्थिर कर और पुराने ढर्रे को लाना चाहते हैं। आज भारत जिस राह पर चल निकला है, जिस प्रकार से अभी हमने परसों दुनिया भर के लिए एक ऑर्डर दिया है, हमारे एविएशन सेक्टर में जिस प्रकार हमने छलांग लगाई है जो हम सोच नहीं सकते थे, बैलगाड़ी के भारत की छवि को जो एविएशन की छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, इससे कुछ लोग तो जलेंगे ही ना। बिल्कुल। और जो जलेंगे वो विकल्प तो तैयार कर नहीं रहे। कोई भी राजनीतिक पार्टी बीजेपी के अलावा कोई राष्ट्रीय सरकार कार्यक्रम लेकर के, विजन लेकर के तैयार नहीं है। इलेक्शन में जाते हैं तो मोदी के विरोध के लिए जाते हैं, कोई अपना कार्यक्रम लेके नहीं जाते, है ना। कोई देश के लिए क्या करेंगे ये नहीं लेके जाते। अगर वो जाएं तो निश्चित में ये जो जनता है हमारे यहाँ की है, ये बहुत समझदार है। जब मोदी जी आए थे तो विजन लेके आए थे, विजन लेके चल रहे हैं, तो उनको कैसे हटाएंगे? केवल धर्म के आधार पर ये काम तो चल नहीं सकता। बिल्कुल, है ना। और हिंदुत्व जो है ये तो एक ऐसा एक यूनिवर्सल सत्य है कि ये तो जीवन की शैली है, ये तो भारत में हमेशा से रही है, आज भी है। ऐसे कौन रोक पाएगा? इस पर तो इतने अटैक हुए पर ये तो वहां की वहीं रही, वो तो कहीं नहीं गई। इसलिए विदेश की साजिशें जितने भी हों उन पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब आपका सवाल का एक था कि भारत को क्या करना चाहिए। मोदी जी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है।
उन्हें कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि वो जिस मार्ग पे चल रहे हैं, जिन आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं, जिन कार्यक्रमों को लेकर चल रहे हैं, विपक्ष के पास में या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास में ये नहीं है, और जनता देख रही है चीज। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। संजय कछवाहा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और मूलचंद जी भी हमारे साथ। मूलचंद जी और संजय जी, आप दोनों से मेरा एक सवाल है, लेकिन शुरुआत में संजय जी आपसे करूंगा कि जिस तरीके से निगम जी ने कहा कि हिंदुत्व का कुछ नहीं हुआ, ये हजारों साल से हमारे साथ है और इस पे अटैक भी बहुत सारे समय समय पर होता रहा है, लेकिन इसका कुछ बिगड़ा नहीं है। लेकिन अभी जो कोशिश हो रही है, अभी जो डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है, वो हिंदुत्व के इंटरनल पार्ट पे हो रही है। उसको डिसमेंटल किया जा रहा है, जातियों में विभाजित करने की कोशिश की जा रही है, वर्गों में बांटने की कोशिश की जा रही है, रामचरितमानस पे हमला किया जा रहा है, जातीय जनगणना करवाई जा रही है। तो ये जो डिसमेंटलिंग का जो एक औजार के तौर पर इन सब चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे भले ही हिंदुत्व का पहले कुछ नहीं हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस टूल के जरिए जो है इसका नुकसान हो सकता है। तो क्या आपको लगता है जो विपक्षी पार्टियां हैं या जो ग्लोबली जो साजिश हो रही है, वो हिंदुओं को बांटने के लिए हो रही है और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है इसमें? जी बिल्कुल, नमस्कार मुकेश कुमार जी और सभी सहकार्य मित्रों को। देखिए, नरेंद्र मोदी अब सिर्फ एक हिंदुस्तान के पंतप्रधान या राजकीय नेता नहीं रहे, वो पूरे विश्व में हिंदू संस्कृति के एक बहुत बड़े प्रतिनिधि बन चुके हैं। और हम सबके लिए हिंदू यानी क्या होता है, अटल बिहारी जी के शब्दों में अगर बताना है तो गोपाल राम के नाम पर कब मैंने अत्याचार किए, कब मैंने दुनिया को हिंदू बनाने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए कब हमने काबा में जाकर मस्जिदें तोड़ी, कब हमने मक्का में जाकर मीनारे तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जोड़ने का संकल्प, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। विश्व में जहां जहां मूल मानव रहता है, संस्कृति है, और उन मूल मानवों की संस्कृति को मानवता धर्म यानी हमारी दृष्टि से हिंदू धर्म कहा जाता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो सबका कल्याण हो की प्रार्थना करती है। और दूसरी संस्कृति है आक्रांताओं की, जो आक्रमण करते हैं, लूटना, हत्या करना और बलात्कार करना उनका धार्मिक कर्तव्य मानते हैं, और ऐसा करने वालों को उनके राजनीतिक नेता मानते हैं। पूरे विश्व में यह दो संघर्ष है, जो मानवता धर्म मानते हैं और जो एक पुस्तक, एक प्रेषित, एक प्रार्थना पद्धति को मानते हैं। इनके बीच के संघर्ष में हिंदुस्तान का नेतृत्व नरेंद्र मोदी मानवता धर्म के रक्षक के रूप में उभरे हैं, और उन्हें इसीलिए दुनिया में पराभूत करने की नीति बन रही है, और जिसके लिए हथियार हमारे देश के कुछ राजकीय नेता बन रहे हैं। जाति, हिंदू धर्म और संस्कृति में अंग्रेज आने तक कोई सरनेम नहीं था, कोई जाति नहीं थी। आप किसी का भी नाम निकालिए, भगवान श्री राम का नाम निकालिए, सरनेम नहीं था, जाति नहीं थी। श्री कृष्ण का निकालिए, सरनेम नहीं थी, जाति नहीं थी। तुलसीदास का निकालिए, गुरु गोविंद सिंह जी का निकालिए, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर का निकालिए, संत तुकाराम का निकालिए। हिंदू धर्म में जाति और सरनेम होते ही नहीं है। अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल करने के लिए कुछ सर्टिफिकेट कंपलसरी किए, जैसे जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल सर्टिफिकेट, टीसी, डेथ सर्टिफिकेट, और उन्होंने कॉलम बनाया सरनेम और जाति का। ये कृत्रिम तरीके से झूठे आधार पर बनी है, और इसीलिए हम हिंदुओं में कोई सरनेम, कोई जाति नहीं होती। हमारा दुर्दैव है कि हमारे देश में अंग्रेजों ने बनाई हुई एक, तो बिल्कुल, तो आप संजय जी, आप जो कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपने कही, यानी डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की जो कोशिश है वो अंग्रेजों ने सबसे पहले की और उसमें वो सफल भी रहे। जी मूलचंद जी, बिल्कुल मूलचंद जी, मेरा आपसे भी यही सवाल है, क्या डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, ग्लोबल हिंदुत्व वाला जो मसला चला था 2021 में, जो करीब 12 यूनिवर्सिटीज़ जो है विदेशों की, उसमें एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, हालांकि उसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, और विरोध करने के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने उसे कैंसिल भी किए थे, लेकिन ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में ये कार्यक्रम चलाया गया था। वहाँ पे जिस तरीके से वहाँ पर चर्चा हो रही थी, क्या आपको लगता है कि वो इसी एजेंडे का, आज जो गार्जियन ने जो खुलासा किया है, ये वो इसी एजेंडे का एक हिस्सा थी, उसी को एक्सटेंड किया जा रहा है, इस आर्टिकल में जो कहा गया है वो उसी का एक्सटेंशन है? जी मुकेश जी, आपको नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार।
ये केवल उस ही इवेंट का पटाक्षेप नहीं है जो आप 10 से 12 सितंबर 2021 का डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, मेरी आवाज ठीक से आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, ये पहले से ही चला आ रहा क्रम है। आप देखेंगे 2019 के बाद, क्योंकि विपक्ष हो या फिर जो विदेशी शक्तियां हैं, उनको लगा 2014 में एक दुर्घटनावश जो है एक पार्टी जीत करके आ गई और हिंदुत्व का और हिंदू जो विचारधारा का जो अस्तित्व है वो 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा और 19 में आकर के हम दोबारा सत्ता में आ जाएंगे और जो हम पिछले 75 साल से करते आए हैं, या हम कह लें पिछले 270 साल से करते आए हैं, यानी ब्रिटिश काल से, जैसा संजय जी ने कहा, तो उसको हम कंटिन्यू करते रहेंगे। लेकिन उसके बाद आप लगातार देखेंगे कि और ज्यादा मजबूती के साथ हिंदुत्व सामने आया और सरकार और ज्यादा सीटों से जीत करके आई। अब उसके बाद देखेंगे कि लगातार ये क्रम चल रहा है। तो ये बैठकें तो ये 2024 आने वाला है, इसीलिए कुछ न कुछ आता रहेगा। लेकिन आप देखिए 2019 के बाद ही जब भी सत्र होता है, उस सत्र के पहले कोई ना कोई एक वितंडावाद खड़ा होता है। अभी देखो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई, ये भी उसी का पार्ट है। उसके पहले किसान आंदोलन थे, वो भी उसी का पार्ट थे। उसके पहले जितने आप देखेंगे सत्र हुए हैं, उन सत्रों से पहले कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम होता आया है जिन घटनाक्रम से सरकार की छवि विश्वव्यापी खराब हो, या कोई बाहर का कोई मुख्य अतिथि आ रहा हो भारत में, उसके बाद जो भारत में आंदोलन शुरू होंगे, उसके दौरान भारत में जो गतिविधियां होंगी, वो सभी इसी का पार्ट है। कि डिसमेंटल हिंदुत्व, ये असल में डिसमेंटल भारत की बात कर रहे हैं। ये भारत इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? ये तो अभी तक तो सबके पीछे पीछे चलने वाला देश था। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में कैसे आ गया? ये विश्व को लौट करके कर्जा देने वाला देश कैसे बन गया? अभी जैसा सर ने कहा कि अभी जो एयरबस खरीदने का जो ऑर्डर दिए हैं, ये तो किसी कल्पना भी नहीं थी। बिल्कुल, चाहे अमेरिका हो, चाहे दूसरे देश हो, हम डॉलर को भी आंख दिखा रहे हैं, हमने पाउंड को भी आंख दिखाई है, हम अपनी ही करेंसी में जो है व्यापार कर रहे हैं। ये सब चीजें किसी को सहन कैसे हो सकती है मुकेश जी? बिल्कुल। तो एक सवाल मूलचंद जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी मैं निगम साहब से जानना चाहूँगा, क्या वैश्विक स्तर पे भारत का मजबूत होना ये विश्व के दूसरे देशों को भी खल रहा है? और क्या ये जो साजिश चल रही है, ये जो राजदूत के यहाँ एम्बेसी में जो ये मीटिंग्स हो रही हैं, क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार को बदलना जो है अब विदेशी ताकतें भी चाहते हैं? क्योंकि जो इकोनॉमिकल फोर्स है, जो बाहर के जो फॉरेन फोर्स है, उनको लग रहा है जो उनका एजेंडा भारत में पहले जो पूरा होता था, जो करते आ रहे थे, वो एजेंडा उनका भारत में पूरा नहीं हो रहा है मोदी के रहते, इसलिए विपक्ष का साथ दे रही है जो फॉरेन की ताकतें हैं या फॉरेन के दूतावास हैं। निगम साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्योंकि आप अगर वैश्विक ताकतों को कहेंगे तो ताकत वो है जो अब हैं, है ना। और वो ताकतों का जो कल जो पूरी तरह से फ्रांस में और ब्रिटेन में और अमेरिका में जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों का स्वागत हुआ है, ठीक है, तो ये ताकतें हैं, तो ये ताकतें स्वागत कर रही हैं। हाँ, वहाँ भी कुछ एंटी गवर्नमेंट ताकतें होती हैं जो वहाँ की उनकी इन चीज़ों का विरोध कर रही हैं। उसमें ये कामयाब होने की तरफ कई बार लगता है कि बढ़ गए हैं। मनोज जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। अभी हमारे माननीय सर ने कहा कि जो चौपाई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक चौपाई संपूर्ण रामायण नहीं है और एक रामायण संपूर्ण हिंदुत्व नहीं है। 42 रामायण हैं जिनका हमने भी अध्ययन किया है। बिल्कुल, दुनिया के अनेक देशों में लिखी गई हैं, अनेक भाषाओं में लिखी गई। तो कोई जो हिंदुत्व है कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये साहित्य है। बिल्कुल। और साहित्य केवल 17वीं शताब्दी से शुरू नहीं हुआ या 16वीं शताब्दी से नहीं हुआ, या हिंदू साहित्य कोई नया नहीं है, ठीक है। जो आधार निगम साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपसे किसी भी तरीके का विरोध नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हिंदुत्व का कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस हिंदुत्व के बल पे कोई पॉलिटिकल पार्टी मजबूत तो नहीं हुई और सत्ता पे काबिज तो नहीं हुई। लेकिन अभी 2014 के बाद से जिस तरीके से बीजेपी इस हिंदुत्व को लेकर के पॉलिटिकली फायदा गेन कर रही है, राज्यों में उनकी सरकारें आ रही हैं, केंद्र में उनकी सरकारें हैं, और विपक्ष को ये लग रहा है कि अगर मोदी सरकार मजबूत हो रही है तो वो
हिंदुत्व के एकजुट होने के कारण मजबूत हो रही है। इसलिए हिंदुत्व को पहले तोड़ो, पहले हिंदुओं को विभाजित करो, उनको जातियों में बांटो फिर से, और फिर अपना पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करो। पहले वो ये स्पष्ट कर दें कि वो एंटी हिंदू हैं क्या। ये तो खुल के कोई नहीं बोल रहा। एक बार कह दें कि वो एंटी हिंदू हैं, फिर मोदी जी को या बीजेपी को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, वो नहीं कहेंगे ना, ये तो राजनीति, यही तो राजनीति है, वो कहेंगे नहीं। क्योंकि अभी देखिए तेलंगाना में कांग्रेस ने कहा है कि अगर वो जीत के आती है तो 100 मंदिर बनाएंगी। तो ये क्या है? ये तो आपको दिखाने का कुछ, करने का कुछ। तो यही, इसी चीज से तो लड़ना है, इसी तरीके से तो डिसमेंटलिंग होती है। जो आपको लगेगा कि नहीं ये तो मेरे काम की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना के कारण या जो रामचरितमानस के जरिए जो हो रहा है, वो यही सारी चीजें तो हैं। इनको सलाह दो आप कि ये बीजेपी कार्यशैली को अपनाएं। अगर हिंदुत्व मजबूत है भारत में और बीजेपी हिंदुत्व का कार्ड खेलती है तो तुम इसकी तुरफ चाल खेलो। क्यों नहीं खेलते? किसने मना किया है? ये जनता है तो जनता को अपने साथ लो तो सही किसी बहाने से। आप तो जनता से अलग हो चुके हैं और बिना हिंदुत्व के इकट्ठा हुआ ही नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक चीज ये देश का जो आधार है, जो मूल है, वो धर्म है, हमारी जीवन शैली है, और वो जीवन शैली केवल हिंदुत्व की है, और हिंदुत्व में रिलीजन वगैरह कहीं नहीं आता। बिल्कुल संजय जीवन शैली। बिल्कुल, मैं संजय जी से इस पे स्पष्टता मैं संजय जी से चाहूंगा। संजय जी, क्या लगता है, पहले भी सनातन और हिंदुत्व पे इतने प्रहार हुए लेकिन उसका कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इसका इतना पॉलिटिकल फायदा भी कभी नहीं मिला किसी भी राजनीतिक पार्टी को, या कभी भी हिंदुत्व की बातें पॉलिटिकल लेवल पे उस तरीके से नहीं सुनी जाती थी, समझी जाती थी जितना कि आज लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। भले फैसले देर से हो रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की जो मुहिम चली है उसको लेकर के भी लोग पॉजिटिव है कि नहीं, चलो सरकार जो है कम से कम इसे रोक नहीं रही है, आज उसको ऐलान नहीं कर रही, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों को उम्मीद है कि शायद सरकार इसके लिए भी कुछ करे। तो क्या लगता है कि सिर्फ हिंदू बचा रहे, हिंदुत्व बचा रहे, सनातन बचा रहे, इतने पे ही मान जाना चाहिए, या इसका पॉलिटिकल गेन भी, सत्ता में जब तक आप नहीं रहेंगे तब तक आप समाज के लिए फैसले भी नहीं कर पाएंगे, ये भी तो जरूरी है। सत्ता में आने के लिए हिंदुओं का एकजुट रहना कितना जरूरी मानते हैं? जी मुकेश कुमार जी, देखिए हिंदुओं पर तो 1900 सालों से हमले हो रहे हैं। 1450 सालों तक हिंदू कुश पर्वत के उस पार रेगिस्तान से आने वाले लुटेरे, हत्यारे और बलात्कारियों ने हमले किए, और 250 साल बर्फ में रहने वाले समंदर के लुटेरों ने हमले किए। 1900 सालों के बाद भी विश्व की कोई संस्कृति जीवंत है तो उसका नाम है हिंदू संस्कृति, यानी मानवता धर्म। मुकेश कुमार जी, 1900 सालों के हमलों के बाद में भी अंग्रेजों ने जाते समय, अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने जिसे स्थापन किया था, वो अंग्रेजों की कांग्रेस के कब्जे में इस देश को दिया और नैरेटिव चलाने का प्रयास किया कि ये कोई स्वतंत्रता थी। ये सिर्फ एक एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर था। ब्रिटिशों को इस राष्ट्र में राज करना नुकसान में जा रहा था। छोड़ते समय उन्होंने उनके दलालों के कब्जे में दिया एक कागज पर लिखकर एक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर, और आज भी सारी की सारी व्यवस्थाएं ब्रिटिशों की है, जिसमें 1815 का कॉपी ब्रिटिशों का संविधान है, जिसमें हमारी मैकेले की एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें आईपीसी, सीआरपीसी 1860 जो 1857 के युद्ध के सैनिकों को सजा देने के लिए बनाया गया था, गुलामों को सजा देने के लिए बनाया गया था। और मुकेश कुमार जी, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, अंग्रेज अधिकारी एलन ह्यूम ने जिस कांग्रेस की स्थापना की थी, उनका तथाकथित प्रधानमंत्री नेहरू कहते थे, मुझे गधा कहो मगर हिंदू मत कहो। मैं आखिरी अंग्रेज हूं जो हिंदुस्तान पर राज कर रहा हूं। मैं ब्रिटिश महाराजा, महारानी और राजकुमार का राज चलवाना चाहता हूं। तो वो स्पष्ट है, अंग्रेजों ने तैयार की हुई कांग्रेस अंग्रेजों के इंटरेस्ट के लिए काम करती थी, स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी थी। और हिंदुओं की ये व्यवस्था, जो देखिए मुकेश कुमार जी, इंग्लैंड में जब पहला स्कूल निकला ना, उस समय हिंदुस्तान में 7,62,000 गुरुकुल थे। हमारे यहाँ 94% to 100% लिटरेसी रेट था। हिंदू धर्म का हर त्योहार, हर क्षण विज्ञान, खगोल, भूगोल और गणित से लगा हुआ है। हम बेहद आधुनिक है, शास्त्रीय है। हम उन अंग्रेजों की तरह बाइबल में यह नहीं कहते कि विश्व के केंद्र में पृथ्वी है, सूर्य केंद्र में है बताने वाले को जहर देकर मारते हैं और जलाकर मारते हैं।
या रेगिस्तान के वो लोगों की तरह नहीं है जो हमारी पृथ्वी को चपटी पृथ्वी बोलते हैं। हम बेहद वैज्ञानिक है और इसलिए कांग्रेस स्पष्ट रूप से हिंदू विरोधी थी। हिंदू समाज ने 65 साल ये सब कुछ देखा है। आज हिंदू समाज एकत्रित आ रहा है और हिंदू राष्ट्र करना चाहता है जो अखंड हिंदू राष्ट्र बने। मुकेश कुमार जी, मैं तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की छोटी सी संकल्पना भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूं 1947 में हमारे राष्ट्र के साथ में तिब्बत, म्यांमार यानी ब्रह्मदेश और नेपाल, इन्होंने औपचारिक प्रस्ताव दिया था हमें हिंदुस्तान का पार्ट बनना है। अब नेहरू ने कहा था कि हम बहुत गरीब है, हम नहीं कर सकते, आपको साथ में नहीं ले जा सकते, इसलिए ब्रह्मदेश से लेकर कोरिया तक का अगर यह हिंदू राष्ट्र बनता है तो अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। इससे डर कर हमारे राष्ट्र के कुछ स्वार्थी और अंग्रेजों ने तैयार हुई कांग्रेस को हथियार का इस्तेमाल करके हिंदुस्तान को अखंड हिंदू राष्ट्र और दुनिया की महाशक्ति बनने से रोकने के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध हो रहा है। और मुकेश कुमार जी, एक आखिरी बात बोलता हूं, नरेंद्र मोदी तो भारतीय जनता पक्ष का या हिंदुत्व का राजनीतिक नेतृत्व है। बिल्कुल। आगे आने वाले समय में जब धार्मिक नेता आएगा जिसने हिंदू धर्म के लिए स्वयं का पिंडदान किया है, स्वयं का श्राद्ध किया है, सन्यासी बन के बाहर निकला है, वह बाबा योगी आदित्यनाथ गाय वाले जब आएंगे ना, तब तो पूरे के पूरे हिंदू भारतीय जनता पक्ष के नेतृत्व के साथ खड़े रहेंगे। कहां जाएंगे अंग्रेजों के दलाल? बिल्कुल। एक चीज मैं निगम साहब, मूलचंद साहब, आपसे दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या इससे पहले भी जो कांग्रेस का शासन था 2014 के पहले, यूपीए या जो दूसरी सरकारें थी, क्या विदेशी शक्तियों का इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल पावर को या अपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मजबूत करने के लिए, बनाए रखने के लिए करती थी? क्योंकि मणिशंकर अय्यर का बयान मुझे याद आया अभी कि जब उन्होंने बोला था कि भाई विदेश से पाकिस्तान को हस्तक्षेप करना चाहिए कश्मीर के मुद्दे का पर जब चर्चा हो रही थी, तो क्या इससे पहले पॉलिटिकल पार्टियां या जो सरकार थी वो इस तरीके का इस्तेमाल करती थी? निगम साहब, देखिए, पॉपुलर लीडर को रास्ते से हटाने के लिए ऐसी शक्तियां काम करती रहती हैं जी। आपको मैं याद दिला दूं, इंदिरा गांधी का मर्डर भी उसी के संदर्भ में था, जब अंतरराष्ट्रीय साजिश हो रही थी कि इनको हटाओ, वो बड़ी पॉपुलर हैं। लेकिन निगम साहब, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा टोकना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा और जानकारी मैं चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी की जिक्र किया, लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र क्यों नहीं? लाल बहादुर शास्त्री की हत्या अगर बाहर में हुई थी, जिसका अब तक पता नहीं चला, इंदिरा गांधी के बारे में तो पता चल गया आपको, लाल बहादुर शास्त्री की हत्या जिस तरीके से हुई थी, क्या आपको लगता है कि उसमें भी यहाँ की जो पॉलिटिकल, जो भारत की जो वर्तमान पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या उसका भी कोई हिस्सा? क्योंकि ये जो साजिशें चल रही है, अब मुझे लग रहा है कि इसकी कड़ियां भी जुड़ रही हैं। पक्का है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। ये बिल्कुल शास्त्री जी की मृत्यु का आज तक भी हमें खुलासा नहीं हुआ है और वो होगा भी नहीं, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट, सारी रिपोर्ट्स वो वहां पर थी जहां पर लोग चाहते थे जी। और मैं आपको ये ध्यान दिला दूं, 1921 में 1921 में लियाज़नेव ब्रज़नेव, नेहरू और इंदिरा एक बच्ची के रूप में वहां गई थी, स्टूडेंट के रूप में नेहरू गए थे। तब ये तय हो गया था कि भारत का रूप क्या होगा, और वो देर हो रही थी। तो मैं ये खुद नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारे जो दर्शक हैं वो अंदाजा लगा सकते हैं क्या खिचड़ी पकी होगी और क्या उसका अंजाम हुआ होगा। और मुकेश जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, एक राष्ट्रपति हुए हमारे आर वेंकटरमन जी, वो भारत के गृह मंत्री, वो भी रहे थे रक्षा मंत्री भी। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था, आइदर वी बिलीव इट और नॉट, वी आर द हिंदू स्टेट। बिल्कुल, ये मैंने कहा, याद है, उनका रिकॉर्डेड वर्जन है उनका। और किसी भी कांग्रेसी ने कभी भी उसका विरोध तो छोड़ो, चूं तक भी नहीं की थी। बिल्कुल। तुम्हारी मौन स्वीकृति क्या थी? तो क्या आपका दिल ही गवाही नहीं दे रहा था कि जो आर वेंकटराम साहब ने कहा कि वही भारत की आत्मा है? कोई इतना बड़ा आदमी इस पद पर जाकर के अगर राष्ट्र के बारे में कोई बोलता है तो वो गलत क्यों बोलेगा? बिल्कुल। समय की कमी, मैं आखिरी कमेंट मूलचंद जी के पास जाना चाहूंगा। मूलचंद जी, जिस तरीके से विदेशी धरती का इस्तेमाल अपने देश की सत्ता को गिराने के लिए या अपनी सत्ता बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर आपका आखिरी कमेंट डिसमेंटलिंग में। मैं बिल्कुल संक्षेप में बात कहूंगा। आपने माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात कही जी, तो हमको और पीछे जाना चाहिए। हमको सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में भी
थोड़ा सा चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल उसके बाद, बिल्कुल बिल्कुल सरदार वल्लभ भाई पटेल कैसे प्रधानमंत्री नहीं बने, इस पर भी चर्चा करना चाहिए। बिल्कुल उसके बाद आने वाले समय में कितनी चीजें चली और हिंदुत्व और हिंदुइज्म इसमें भेद करने की कोशिश की गई, पुजारी पंडित इनमें भेद करने की कोशिश की गई, रोज नए नए प्रपंच आते हैं। ये आज का विषय नहीं है, ये हमेशा से चलता आया है। और जब से आपने एक प्रश्न बढ़िया अच्छा किया था कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज पहले से ही इसको करते आए हैं या इसका लाभ लेते रहे, तो इसका सिंपल सा साधारण सा उत्तर है कि हाँ, बिल्कुल करते आए हैं और इसके प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत हैं। और अभी तो ज्यादा बौखलाहट इसीलिए है क्योंकि अब भारत को असली नेतृत्व प्राप्त हुआ है। ये कोई हम आप नहीं कह रहे हैं, तो ये इंग्लैंड में छपी हुई 2014 की जो सरकार बनी 16 मई के, तो वहां का समाचार पत्र कहता है कि पहली बार भारत में भारत की सरकार बनी है। तो ये भारत की सरकार को स्वीकार करना सबके बस की बात नहीं है। बिल्कुल। कछवा जी, आखिरी कमेंट। जी बिल्कुल। अभी हिंदुस्तान, जैसे सरसंघ चालक जी ने कहा है, आने वाले 15 सालों में अखंड हिंदू राष्ट्र देखने को मिलेगा, विश्व की महाशक्ति बनेगा। इससे डरे हुए लोग जो एक इंटरनेशनल साजिश कर रहे हैं, वह प्रजातंत्र के तरीके से लोगों से, इलेक्शन से हमें चुना हुआ हमारे राष्ट्र का जो नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी को हिंदुत्व का पितृ पुरुष मानकर विरोध कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह प्रजातंत्र का भी विरोध है और दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी आबादी यह भूल नहीं सकती। हम सब मिलकर अभी हिंदू नेतृत्व के साथ डट के खड़े हैं। कुछ भी हो जाए, आने वाले समय में यह हिंदू राष्ट्र और अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। उसका मार्ग राजनीति से जाता है, क्योंकि अंग्रेजों की इस व्यवस्थाओं में व्यवस्था बदलने का मार्ग मेजॉरिटी वाली सत्ता के गलियारों से जाता है। और हिंदुओं को भी हिंदू राष्ट्र पाने के लिए सत्ता के गलियारों पर अपना विजय चाहिए, और वो नरेंद्र मोदी हो व योगी आदित्यनाथ जी, वो इनके स्वरूप में मिलेगा। और हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र, अखंड हिंदू राष्ट्र जरूर पाएंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय जी आपका, और मूलचंद जी आपका, और बीएस निगम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपने साथ, हमारे साथ अपनी बातें, अपना विचार जो है आपने साझा किया। लेकिन जिस तरीके से डिसमेंटलिंग हिंदुत्व की मुहिम चली थी और डिसमेंटलिंग हिंदुत्व के जरिए अब डिसमेंटलिंग मोदी की मुहिम चलाई जा रही है, और भारत की धरती पर जो मौजूद दूतावास हैं विदेशों के, वहां पर भारत विरोधी गतिविधियां हो रही है, बैठकें हो रही है। इन सब से अगर लड़ना है, इन सब से अगर जीतना है, तो आपको और हमको एकजुट होना होगा, क्योंकि ये जो सारी लड़ाई है, ये जो सारी साजिशें हैं, वो हमारी और आपकी एकता को तोड़ने के लिए ही की जा रही है। डिसमेंटलिंग हिंदुत्व, डिसमेंटलिंग मोदित्व एक ही चीज है, और इसके लिए और इसकी लड़ाई को जीतने के लिए एक ही चीज आपको करना है कि हमेशा साथ रहना है, हमेशा एकजुट रहना है, हिंदुत्व के साथ रहना है, सनातन के साथ रहना है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।